हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जीके सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ गया डेली करंट अफेयर। आज दिनांक है 26 अगस्त और आज बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे जो भी वीडियो या क्लासेस यहाँ पे आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने HSL के साथ 19,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ठीक है, हस्ताक्षर किया है उस चीज के साथ। अब बात कर लेते हैं कि इससे होगा क्या, क्यों किया गया है इतना बड़ा। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने लगभग 19,000 करोड़ रुपए की कुल लागत पर भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो विशाखापट्टनम में स्थित है, उसके साथ एक अनुबंध में हस्ताक्षर किया है। यह रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन होगा, क्योंकि इन जहाजों को HSL या विशाखापट्टनम द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है, आप देख सकते हैं दोनों ने MOU पे साइन किया हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ताकत बढ़ेगी, सामरिक ताकत में बढ़ोतरी होगी नौसेना के। ठीक है, आत्मनिर्भर की ओर एक कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप स्वदेश में ही बनाने का फैसला किया है। अब करार जिसके साथ हुआ है, HSL के साथ करार हुआ है रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में। इसलिए ये एक बड़ा प्रोत्साहन होगा, क्योंकि इन जहाजों का जो निर्माण होगा वह स्वदेशी होगा, अपना देशी होगा, नॉर्मल भाषा में जिसे कहते हैं देशी। और कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की जो CCS हैं की समिति ने 16 अगस्त को इन जहाजों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कब दी थी? 16 अगस्त को दी थी। कब? 16 अगस्त को। ठीक है, क्लियर होगा। इससे क्या होगा कि नौसेना की समुद्री क्षमता में काफी वृद्धि होगी। AFSS को नौसेना के समुद्र में तैनात जहाजों में ईंधन, पानी, गोला बारूद, अन्य चीज जितने भी चीजें होती हैं जो भरने के लिए उपयोग में लाया जाएगा, इनसे भारतीय नौसेना के बेड़ा को बंदरगाह पर लौटे बिना लंबे समय तक संचालित करने में सक्षम बनाया जा सके। पता ही है कि आपको बार बार पोर्ट पे आना पड़ता है, तो ये चीज नहीं होगा, लंबे समय तक ये संचालित होता रहेगा। ठीक है, इन जहाजों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता में काफी वृद्धि होगा। अगर रक्षा मंत्रालय के अनुसार अगर हम बात करें तो जहाजों को लोगों को निकालने में, मानव सहायता में, आपदा राहत कार्यों में, मतलब बहुत सी चीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को एक नया आयाम मिलेगा। 44,000 टन के फ्लीट सपोर्ट शिप हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा भारत में निर्मित होने वाली ये पहली जहाज होंगे। 5 जहाज का जो निर्माण होगा, ये परियोजना 8 वर्षों में पूरी होगी। कितने वर्षों में? 8 वर्ष में। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में पूरा होगा ये। ठीक है, जिसमें लगभग 168.8 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन होगा। कितना? 168, ठीक है, 0.8 लाख। ठीक है, मानव दिवसों का रोजगार सृजन होगा। रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि इन जहाजों का निर्माण जो होगा भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को एक नया आयाम प्रदान करेगा। MSME सहित संबंधी उद्योगों को सक्रिय भागीदारी का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अधिकांश उपकरण और प्रणालियां जो होगी वो सारा स्वदेशी निर्माताओं से हासिल की जाएगी। और ये जहाज जो है सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपने कमेंट में बताया नहीं बताया, मैं आप लोगों को बता देता हूं।
जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष हैं वो हेमंत खत्री हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? कौन है? हेमंत खत्री हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति बिंदु, शिव शक्ति बिंदु कहा जाएगा उसको। ठीक है, क्लियर हो गया, नाम से जाना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। आज मोदी जी डायरेक्ट वही पहुंचे थे, बेंगलोर पे ही, है ना? क्लियर हो गया आप लोगों को? वो अभी अफ्रीका गए हुए थे, ग्रीस गए हुए थे, उसके दौरे पे थे और वहां से डायरेक्ट उन्होंने बेंगलोर ही पहुंचे थे और वहां पे ये सब बातें उन्होंने कही। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति कहा जाएगा, शिव शक्ति बिंदु के रूप में उसको जाना जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? प्रधानमंत्री इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? एथेंस से डायरेक्ट कहाँ पहुंचे थे? बेंगलुरु पहुंचे थे। वो स्थान जहाँ चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? तिरंगा पॉइंट के नाम से। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आता रहेगा हमेशा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 23 अगस्त को हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा मैं आपको डिटेल में अब बता देता हूं। जो चंद्रयान था वो 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन को 23 अगस्त को जो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन हमेशा प्रेरित करता रहेगा हमें। प्रधानमंत्री ये कहे कि चंद्रमा जिस स्थान पर चंद्रयान 2 जहां पे उतरा था उस पॉइंट को तिरंगा कहलाएगा। और जो अभी क्योंकि ये जो तिरंगा पॉइंट है वो हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है उस बिंदु को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिक को संबोधित भी कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में थे लेकिन उनका मन यही था क्योंकि भारत चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों का सुझाव है कि कुछ वर्षों में भारत अंतरिक्ष उद्योग 8 अरब डॉलर से 16 अरब डॉलर का हो जाएगा। कितना? 16 अरब डॉलर का हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु में पीएम मोदी का इसरो दौरा 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंडिंग की सफल लैंडिंग के लिए इसरो टीम को बधाई देने के लिए पीएम मोदी ग्रीस से दक्षिण अफ्रीका की अपनी 2 देशों की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद बेंगलुरु गए थे। ठीक है, और आज सुबह बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय पर पहुंचकर उन्होंने जोरदार स्वागत किया गया है। उन्होंने मिशन में शामिल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की टीम से भी मुलाकात किया है उन्होंने। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है एनसीजीजी ने मालदीव के सिविल सेवकों के 27वें बैच का प्रशिक्षण पूरा किया। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय एमईई के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा मालदीव के सिविल सेवकों के लिए आयोजित 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम नई दिल्ली में संपन्न हुआ। एनसीजीजी ने 2024 तक सार्वजनिक प्रशासन और शासन के क्षेत्र में 1000 सिविल सेवकों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मालदीव सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये चीज। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी सिविल सेवक हैं उनको इंडिया में प्रशिक्षण दिया जाएगा और अभी दिया भी गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में चाहिए, कुछ खास तो है नहीं, और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना के आपके लिए ला दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? और ये चीज़ याद रखिएगा कि 1000 सिविल सेवकों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एससी का कहना है कि अतिक्रमणकारी सार्वजनिक स्थान पर अधिग्रहण का दावा नहीं कर सकते। क्यों कहा है इस चीज का? आपको पता ही है, ये हल्द्वानी वाला घटना भी हुआ था, आपको पता ही होगा। ठीक है, और ये जो बात चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश की में घटना पे बात चल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान के पास नई बस्ती में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ विध्वंस अभियान के खिलाफ अपने अंतरिम रोक आदेश को बढ़ाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां पे रोक लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के तहत, पर उसको बढ़ाने से, क्योंकि और बढ़ाने का उन्होंने मोहलत मांग रहे थे जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, पर उसको बढ़ाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेणी ने कहा कि अवैध कब्जा करने वाले लोग सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा वे सार्वजनिक भूमि जहाँ खाली करने और पुनर्वास के लिए आवेदन करने के लिए समय मांग सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है ना? तो इसीलिए आप कहीं भी अतिक्रमण जो भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमने अतिक्रमण कर लिया है तो हमें उसके लिए जगह चाहिए, हमारा ये अधिकार है। ऐसा कुछ अधिकार नहीं है। आपने अगर अतिक्रमण किया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे किया हुआ है, तो बिल्कुल आपका उस पे अधिकार नहीं बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? बस इतना ही, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और डेली ऐसे ही मिलते रहेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा।